ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग है ना एक्सरेस कंप्लीट कर चुके थे और मैंने आपको एक्सरेस का बिगिनर बॉक्स होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सरे की थ्योरी, एक्सरे में थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो थ्योरी में कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, कुछ चीज पूछना है, बताइए। कुछ भी डाउट एक्सरे में, देख लीजिए अच्छे से एक्सरे में क्या क्या पढ़ा था। व्हाट इज कंटिन्यूस एक्सरे? जो सडन डी एक्सेलरेशन की वजह से जो फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं उनको अपन कंटिन्यूस एक्सरे फोटॉन बोलते हैं। कंटिन्यूस एक्सरे फोटॉन की वेवलेंथ एक लेमडा मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक सब तरह की होती है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है एक्सरे का, दैट्स व्हाई द नेम इज कंटिन्यूस एक्सरे। फिर अपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टारगेट मेटल एटम। जो टारगेट पे अपन ने मेटल एटम्स लगा, जो भी मेटल यूज करी होती है उनके एटम्स में ट्रांजिशंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशंस की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्यूस होती है। सो ये एक्सरेस के फोटोन का ओरिजिन ही थोड़ा डिफरेंट है, और इनकी जो एनर्जी होगी डेफिनेटली वो डिपेंड करेगी टारगेट मेटल एटम पे। फिर हमने इससे रिलेटेड मोजलेस लॉ भी देखा था, है ना। चलो, मोजलेस लॉ में बी वन कब लेते हैं? जब अपन को के अल्फा की लिए हमको कुछ भी करना होता है तो बी को वन लेते हैं। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है? तो जैसे अभी मैंने बोला, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम एक्चुअली डी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी से आ रहे हैं और टारगेट मेटल पे स्ट्राइक करते हैं, टारगेट मेटल पे स्ट्राइक करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द सडन डी एक्सेलरेशन अंदर जो कोलिजन वगैरह होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोटॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, के बीटा के लिए बी अलग आएगा क्या? हाँ, अगर अपन सोच के समझे देखे तो के बीटा के लिए बी अलग आना चाहिए, लेकिन हमें ना दिया नहीं, हमारे कोर्स में है नहीं बी की वैल्यू क्या होती बाकी के लिए, तो इसलिए ना हम थोड़ा अवॉइड ही करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। और मैंने देखा है कि इसकी वैल्यू में थोड़ा सा फर्क भी है अलग अलग जगह पे। सर वो एचसीवी के कन्वेंशन ऑफ जीरो एनर्जी वाला पॉइंट था। हाँ, तो वो भी बता देता हूँ। एससीबी में एक आपने शायद कन्वेंशन देखा होगा कि जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, एटम में सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं, तो एटम की एनर्जी जीरो मान लेते हैं, और एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो एटम की एनर्जी कुछ हाई हो जाती है। सिंपल सी बात है। जैसे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उसको अगर आप जीरो मान लो, फिर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एटम की एनर्जी +13.6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, मतलब कई जगह पे ऐसा कन्वेंशन यूज होता है कि एटम नॉर्मल स्टेट में जो एनर्जी रखता है उसको जीरो बोल देते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस एक्सरे अलग अलग क्यों है? भाई प्रोडक्शन का तरीका ही अलग है उनका। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू इनर ऑर्बिट्स में ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम टारगेट मेटल के ट्रांजिशंस की वजह से होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का प्रोडक्शन। और कंटिन्यूस एक्सरे होता है इलेक्ट्रॉन सडनली जब डिसेलरेट होता है तो प्रोड्यूस। तो दोनों का प्रोडक्शन ही अलग है। सर वो एसी में कन्वेंशन तो बता दिया मैंने आपको। सर कल एक क्वेश्चन भेजा था, आपने बोला था क्लास में बताएंगे, हाँ वो एक क्वेश्चन अच्छा था, रचित का क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो, एक रचित ने मुझसे कल क्वेश्चन भेजा था, मुझे क्वेश्चन हो गया था, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, मैंने सोचा क्लास में करेंगे अपन तो सबके लिए फायदा रहेगा। एक मिनट रुकिए। हाँ, एक क्वेश्चन आया था रचित का कि इफ n इज वेरी वेरी लार्ज देन वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज वेरी वेरी लार्ज देन वन, then the dependence of frequency of photon emitted, frequency of photon emitted, उसकी डिपेंडेंसी as a result of transition of an electron from nth orbit to n-1th orbit on n will be। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है रचित का कि n बहुत बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट से n-1th ऑर्बिट में आ रहा है, तो इस ट्रांजिशन में जो फोटोन प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी किस पे होगी विद रिस्पेक्ट टू n, n पे डिपेंडेंसी किस तरह की पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट n से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है और इस ट्रांजिशन में जो फोटोन बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी n पर कैसे डिपेंडेंट है ये पूछा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है तो फोटोन की एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी hc बाय लैम्डा और h न्यू, hc बाय लैम्डा और h न्यू, फोटोन की एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी डिफरेंस से आती है। एनर्जी डिफरेंस को याद करो, rch into 1 बाय लोअर ऑर्बिट का नंबर
माइनस हायर ऑर्बिट का नंबर, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ये एच से एच कैंसिल कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आर इंटू सी इंटू 1/n - 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, वो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी n पे डिपेंडेंसी पूछ रहे हैं। तो n पे डिपेंडेंसी के लिए तो यहाँ पे n में नीचे से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे n नीचे से कॉमन ले लिया, यहाँ n स्क्वायर है, इसमें भी n स्क्वायर, मैंने n स्क्वायर बाहर ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में मेरे पास बच जाएगा 1/1 माइनस n का स्क्वायर माइनस 1। बोलो सही है क्या, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आर सी बाय एन स्क्वायर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लो, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 + 2/n बच जाएगा, ये -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2/n बाहर लेके आ जाओ तो 2rc/n³। तो फ्रीक्वेंसी 1/n³ के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी 1/n³ के प्रोपोर्शनल है। आ रहा है समझ में? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की अपन फाइंड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी। नहीं रचित, ये आंसर तो सही है, फ्रीक्वेंसी 1/n³ के प्रोपोर्शनल होगी, आंसर तो यही सही है। अब हम एक चीज फाइंड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी 1 टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं न्यू ई लिख देता हूँ। ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग चीज है और ये इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है ना। इसको एक काम करते हैं, एफ लिख देते हैं। एफ क्या है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी, वो जगह 1 टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2πr/v, आर रेडियस है और v ऊपर भेजा मैंने, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी हो रही है मेरे पास v/2πr। ठीक है, अब एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी याद करो, हमने काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के ठीक बराबर आई थी, बस नेगेटिव आई थी, ये याद है क्या? टोटल एनर्जी इस तरह से आती है। और एक और चीज याद करो कि mvr = nh/2π होता है, mvr = nh/2π होता है ना। सो मैं b को m × v को r इधर डिवाइड करके लिख सकता हूँ, -12 m × v को, एक m × v को मैंने लिख दिया nh/2πr, nh/2πr, एक m × v को लिख दिया, ऊपर एक v बच गया। ठीक है, और टोटल एनर्जी का n पे डिपेंडेंसी हम जानते कितनी होती है, टोटल एनर्जी होती है -rch × z²/n²। हाइड्रोजन की बात करें तो z को 1 ले लेंगे। चलो ये समझ में आया क्या लिख रहा हूं मैं? टोटल एनर्जी याद करो, हमने -rch z²/n² लिखी थी, z मैंने हाइड्रोजन के लिए 1 ले लिया, तो -rch/n²। टोटल एनर्जी वाज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में mv² का टर्म था, एक mv को मैंने nh/2πr डाल दिया। क्लियर? ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, एक h से एक x कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पर। फिर v/2πr, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन की घूमने की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हाफ का टर्म उधर भेज दो और n डिवीजन में भेज दो, h तो गायब हो चुका है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2, ये 2 ऊपर चला गया, 2rc, n डिवीजन में भेज दिया। इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली, r के टर्म में निकाल, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी मैंने r के टर्म में निकाल दी। क्या देख के समझ में आया? जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी आ रही है वही तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ये चीज हमें क्या समझा रहा है बताइए? पता नहीं, ठीक है। मैक्सवेल रेडिएशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन, याद करो, टोटल एनर्जी ट्रांसफर, नहीं, याद करो मैक्सवेल ने बोला था, हाँ मैक्सवेल के रिलेटेड कुछ
मैक्सवेल ने कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है, एक्सेलरेट करता है, तो ईएम वेव रेडिएट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी फ्रीक्वेंसी से घूमता है सर्कुलर मोशन में, तो मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव बनना चाहिए। मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव बनना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरीज, अगर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में किसी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व करता है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्व करता है उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव वो रेडिएट करेगा। मैक्सवेल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और बोहर मॉडल से भी सेम चीज आ गई। बहुत बड़े एन की वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी वही आ रही है फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी थी। इसी को बोलते हैं बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, कि बहुत लार्जर लेवल पे जाके देखोगे अपन, न्यूक्लियस से बहुत दूर जाके देखोगे, तो हमें जो हमारे रियल वर्ल्ड के जो लॉ थे, जैसे मैक्सवेल्स लॉ, वो जो बोलता है, और बोहर मॉडल से जो चीजें आएगी वो सेम होती है, कुछ अलग नहीं है। वो तो जब बहुत बारीक लेवल पे जाके देखते हैं, न्यूक्लियस के बहुत पास में देखते हैं, तब हमें डिफरेंसेस समझ में आते हैं। ये है ना, इसी चीज को अपन बोलते हैं बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, कि बहुत बड़े लेवल पे जाके देखेंगे अगर अपन, हमारे हमारे वर्ल्ड के लेवल पे जब आ जाएंगे अपन, तो हमें बोहर मॉडल से भी वही सब चीजें प्रेडिक्ट होना चाहिए जो हमारे बाकी लॉज प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी लॉज में कुछ गलती है नहीं, वो हमारे लेवल पे सही चीज प्रूव करते, सही चीज बताते सब कुछ। आई बात समझ में? ये तो मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन किसी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व करता है, तो उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस करना चाहिए, और एक्चुअली वही फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस भी हो रही है जब एन की वैल्यू बहुत लार्ज है। ठीक, चलो। और ये मैंने एक चीज और बोली थी शायद आपको, मैंने बहुत करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल एक बार नहीं बोल रहा आपको, पहले भी एक बार मैंने शायद मेंशन करा था। मैंने बताया था एनर्जी लेवल्स के गैप बाद में बहुत कम हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट कंटिन्यूस एनर्जी लेवल से, पढ़ा था ना अपन ने, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस एनर्जी लेवल है। तो वो भी तो इसलिए हो रहा है, वो भी तो सेम चीज है कि बहुत बड़े लेवल पे जाके देखोगे, एटम में बहुत दूर जाके देखोगे न्यूक्लियस से, तो हमें ऑलमोस्ट कंटिन्यूस एनर्जी दिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है ना, क्योंकि हमारे रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता ही है कि किसी भी एनर्जी स्टेट्स में अपन मोशन करवा सकते हैं। हमारे रियल वर्ल्ड में क्वांटाइजेशन टाइप का कुछ दिखता नहीं है। हाँ, मतलब वैभव बोल रहा है, मतलब फ्लॉस माइक्रो लेवल पे जाके आते हैं, बट अब फ्लॉ नहीं है, एक तरह से बात आपकी सही है एक तरह से, कि माइक्रो लेवल पे जाके कुछ चीज बदलती है, माइक्रो लेवल पे जाके फ्लॉ नहीं आ रहे, माइक्रो लेवल पे जाके हमें एक्चुअल लॉस का कुछ चीजें ज्यादा बड़ी होकर दिख रही है, मैनिफेस्टेशन जो है एक्चुअली बहुत क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट का, वो छोटे लेवल पे जाके दिख रहा है। क्लियर? चलो, तो ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, बहुत रचित, बहुत अच्छा करा कि यार अपन ने क्वेश्चन एक क्लास में कर लिया, सभी बच्चों का कुछ फायदा हो गया। ओके, अब आगे बढ़े। एक्सरे में अगर कुछ डाउट नहीं है थ्योरी में, तो फिर अपन बिगिनर बॉक्स डिस्कस कर लेते। बुराउद्दीन बोल रहा है, तो बोहर को साइड हीरो तो बोल ही सकते। साइड हीरो क्या, अपन ने तो हीरो बोला था यार अपनी पिक्चर का। हाँ, साइड हीरो थोड़ी, बोहर तो थे जिन्होंने पहली बार एक क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लेके आए कि भैया इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता, कुछ खास एनर्जी स्टेट में रह सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बोहर ही लेके आए थे, उसके बाद दिमाग चलने लगा अपना। उसके पहले बहुत रेडिकल चीज थी ना, मतलब हमारे वर्ल्ड में हमको कभी ऐसा दिखा नहीं कि मान लो कोई क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो आप कुछ डिस्क्रीट स्पीड से फेंक सकते हो। कभी ऐसा नहीं देखा अपन ने कि बॉल पे रिस्ट्रिक्शन है कि उसको 1 मीटर से फेंक पाओगे, या 2 मीटर पर सेकंड से फेंक पाओगे, या 3 मीटर पर सेकंड से फेंक पाओगे। वो हम किसी भी स्पीड से फेंक सकते हैं। हमें ये क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में ज्यादा दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत अजीब, बहुत नई चीज थी वो ने जो बताया। अब अथर्व बोल रहा है फिर मैक्सवेल कौन? मैक्सवेल तो मतलब ठीक है, एक्चुअली मैक्सवेल खुद ने बहुत ज्यादा चीजें करी, अच्छी करी थी, लेकिन उनने बाकी के लॉज को कंबाइन करा था। तो हीरो तो नहीं बोल सकते अपन, है ना, कुछ भी बोल लो। हाँ, चलो, अब बस अब ये चीजें हीरो के पापा, ठीक है, जो भी बोलना हो तुमको, हीरो के अंकल, ताऊ वाऊ जो भी। अब अपन आ जाते हैं यार बिगिनर बॉक्स डिस्कशन पे, ये बातें तो चलती रहती है। तो आ जाओ, बिगिनर बॉक्स 5 डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरे का। बिगिनर बॉक्स 5 एक्सरे का, ठीक है।
बिगिनर वर्क्स 5 एक्सरे का। तो बताओ 10 क्वेश्चन से कोई डाउट? BB5 में डाउट है क्वेश्चन 10 में। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो के अल्फा ही है? अच्छा, के अल्फा ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें देखो फ्रीक्वेंसी z इक्वल टू 1 पे 0 हो रही है, z इक्वल टू 1 पे 0 हो रही है, तो के अल्फा के लिए b की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू 1 आती है, तो b की वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि के अल्फा है। ठीक है, चलो। और एक और चीज है, अपने कोर्स में के अल्फा ही है, हमें लोग के अल्फा ही पूछेंगे ज्यादा, है ना? आगे और बताओ, एनी अदर डाउट? 9th हो गया, 9th में दिक्कत नहीं आई कुछ? नो, वेरी गुड। 9th में समझ में आया कि वो फ्रीक्वेंसी का है ग्राफ एक्चुअली, है ना? 9th में फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है गोपाल। मैंने क्लास में जो आपको बताया था वो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को मैंने वेवलेंथ के साथ प्लॉट करा था, ये लोग फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करोगे तो फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती, वेवलेंथ एक लिमिट से कम नहीं हो सकती, वेवलेंथ की एक लोअर बाउंड है तो फ्रीक्वेंसी की एक अपर बाउंड है। तो ऐसा किस ग्राफ में किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ए में दिख रहा है। सी में भी अपर बाउंड है, लेकिन सी में क्या हो रहा है कि लोअर बाउंड भी दिखा दी, कोई लोअर बाउंड तो होती नहीं है वहां पे फ्रीक्वेंसी की। चलो और बताओ, और कोई डाउट? हाँ, और कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है, 2 मिनट थोड़ा सा लिख लेता, हाँ लिख लीजिए। इलस्ट्रेशंस में कोई डाउट? इलस्ट्रेशंस करे हो अगर, इलस्ट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट आया माधव का, क्वेश्चन नंबर 6। The K alpha X-ray emission line of tungsten occur at 0.021 nanometer. The energy difference between K and L shell of this atom. देखो K अल्फा की वेवलेंथ दी है तो उससे K अल्फा की एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी ऑफ K अल्फा क्या होती है? L और K का डिफरेंस तो होता है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 6 में डाउट है, सॉरी, इलस्ट्रेशन 6 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 6 किसका? वर्कड आउट इलस्ट्रेशन जो बाद में दिए कि कौन सा? पेज नंबर भी बता दो, क्योंकि फिर वो इलस्ट्रेशन 6 मुझे लग रहा है फोटो वर्कड आउट का पेज 34, ठीक है, पेज 34 का इलस्ट्रेशन 6। द एनर्जी ऑफ टंगस्टन एटम विद एल वैकेंसी इज 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब एटम न्यूट्रल था, जब एटम नॉर्मल स्टेट में था अपनी, तो उसकी एनर्जी 0 है, और जब एल में वैकेंसी है तो एनर्जी 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी देना पड़ेगी, 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोला है वेवलेंथ ऑफ के अल्फा फोटोन फॉर टंगस्टन इज 21.3 पिकोमीटर। तो के अल्फा की वेवलेंथ दे रखी है, तो के अल्फा की वेवलेंथ से एल और के का एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, और एल की वैकेंसी की एनर्जी पता है आपको, तो के की वैकेंसी की एनर्जी निकाल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन को के से एल ले जाओ और फिर एल से इंफिनिटी ले जाओ, तो जो एनर्जी लगेगी वही एनर्जी होगी ना, के से एल का एनर्जी गैप प्लस एल से इंफिनिटी का एनर्जी गैप। समझ में ये बात है ना? तो बस के से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितने चाहिए वो पता चल गई। अब तुम देख सकते हो 62 किलो वोल्ट से एक्सरे हो सकती है कि निमिट के अल्फा वाली, के सीरीज का कोई भी 62 किलो वोल्ट, चेक कर लो कि ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे बड़ी है कि कम है। ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराया अपन ने। ठीक है माधव? यस, ओके, और कोई डाउट? सर वैकेंसी वाली एनर्जी कैसे निकाली? मैंने निकाली नहीं बेटा, क्वेश्चन में दी थी। क्वेश्चन में कहा है कि एल शेल में अगर वैकेंसी है तो एनर्जी 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देना पड़ेगी, एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, एक कन्वेंशन अभी अपन ने शुरू में बात करी, एक कन्वेंशन यूज होता है एक्सरेज में कि जब एटम अपना नॉर्मल स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट बोल दो उसको, या सारे इलेक्ट्रॉन लोएस्ट अपनी एनर्जी स्टेट्स में है, उस समय उसकी एनर्जी 0 मान ली जाती है। और अब इसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो यू नीड टू सप्लाई एनर्जी। ओके, so whatever is the energy given with vacancy in some orbit is the energy required to create vacancy in that orbit. ठीक, चलो और कोई डाउट? और किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट?
सब क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया है। अगर क्लियर है तो अब अपन नेक्स्ट पोर्शन पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज लिखिए न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए न्यूक्लियर फिजिक्स। अब ये बताओ कि एक्सरे 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 से कब तक कर लोगे? सैटरडे डिस्कस कर ले, है ना? तो सैटरडे डिस्कस कर लेते हैं अपन। कितने क्वेश्चन है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 20-25 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं होंगे। संडे टेस्ट है? नो। अच्छा, अब देख लो, सब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 20-25 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि अभी और कुछ होमवर्क तो पेंडिंग है नहीं अपना, है ना? बिगिनर बॉक्स तो सारे अपन कर ही रहे क्लास में। ईएमआई एसी के 1 2 3 4 तक तो अपन पूरा कर चुके हैं। अब अपना एससीबी की भी फोटो इलेक्ट्रिक और एटॉमिक अपन ने करी थी कल, तो एससीबी में भी फोटो इलेक्ट्रिक एटॉमिक तक हो गई है। बच रहा है जो अपना है, वो मैंने रेसेस जो आपको भेजी है अभी मॉडर्न की, उसमें एक्सरे है ही नहीं, बाकी चीजें है। और उसके अलावा पेंडिंग कुछ भी नहीं है अब। ठीक है ना? रेसेस कर लिए, बहुत बढ़िया। तो अब पेंडिंग बस कुछ भी नहीं है, तो आप है ना एससीबी इसकी एक्सरे की कर लो जल्दी से, और उसके बाद फिर न्यूक्लियर की एससीबी आ जाएगी होमवर्क में। ठीक है, तो करो, अपन सैटरडे को कोशिश करते हैं डिस्कस करने की। और आपको कुछ डाउट हो तो वो लेके आ जाना। एक दिन है ना जनरल डाउट सेशन रखेंगे कि आपको जो जो समस्या है वो लेके आ सकते हो। ठीक, चलो अब आ जाओ न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो लिखो न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो चैप्टर है उसको अगर अपन समझे कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें पढ़ना पड़ती है। इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ना पड़ती है। सबसे पहले बेसिक्स। बेसिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस का साइज क्या है। फिर न्यूक्लियस की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये बात करेंगे, है ना? E इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो आइंस्टाइन का रिलेशन था, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अपन सबसे पहले। उसी में थोड़ा सा अपन न्यूक्लियर कोलिजन्स के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है ये बातें करेंगे। तो ये सारी चीजें आ जाएगी न्यूक्लियस का फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अपन रेडियो एक्टिविटी। सेकंड चीज पढ़ेंगे अपन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी 5 स्पेशल प्रोसेसेस है जो अपने आप ही हो जाती है। उन प्रोसेसेस क्यों होती है वो प्रोसेस वो समझेंगे अपन। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये चीज समझने की कोशिश करेंगे, रेडियो एक्टिविटी। और लास्ट पोर्शन है इसका स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो ये लास्ट वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी आता है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो आपको लास्ट वाला पोर्शन इजीली आता है। स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? न्यूक्लियर प्रोसेस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आपने आरसी सर्किट वगैरह में जो इक्वेशन बनाई थी ना एक्सपोनेंशियल वाली, वही सब इक्वेशन बनती है यहाँ पर भी। ठीक है, चलो। सो 3 चीजें पढ़ना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर में 3 चीजें अपन पढ़ सकते हैं। अब जो पहला पोर्शन है अपना फिजिक्स के हिसाब से देखिए तो सारी चीजें बहुत इजी है। फिजिक्स में, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत इजी है। थोड़ा याद कम करना पड़ता है फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा याद ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में आपको मैं बहुत सारे फैक्ट्स नहीं बताऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं फिजिक्स में। जैसे कि ये फैक्ट है कि भाई बिस्मथ के आगे के अधिकतर एलिमेंट ही सबकी सभी रेडियो एक्टिव है। तो ये फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती हमको इस फैक्ट की। केमिस्ट्री के हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा, समझे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होगी यहाँ पर जो मैं, मेरे लिए मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर केमिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आपको हो सकता है केमिस्ट्री में कुछ फैक्ट ज्यादा मिले। क्लियर है ना? चलो, और फिजिक्स में हमें ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है। ठीक, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। लिखो न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पहला पॉइंट क्या होता है न्यूक्लियस, पहले तो ये लिखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में पहला पॉइंट क्या होता है न्यूक्लियस। तो तुम्हें कुछ पता है व्हाट इज न्यूक्लियस? कुछ आइडिया? हाँ अंशुल, बिल्कुल सही। व्हाट इज न्यूक्लियस?
न्यूक्लियर रिएक्टर, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, सबसे पार्ट ऑफ एटम, बिल्कुल से शांत हो, सबसे अच्छा जवाब मुझको लगा पार्ट ऑफ एटम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें न्यूक्लियस की पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एटम। न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, हाँ सारा ही चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास एक छोटे से सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। लिखिए लिखिए, न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम, nucleus is a part of atom, nucleus is a part of atom where all the positive charge, where all the positive charge in almost all the mass of atom and almost all the mass of atom is concentrated, is concentrated. Nucleus is the part of atom where all the positive charge and almost all the mass of the atom is concentrated. ये पता कैसे चला हमको, हमें कैसे पता चला कि ऐसे ही होता है एटम के अंदर? बताओ, ये कैसे पता चला हमको कि न्यूक्लियस के अंदर एटम में ऐसे ही होता है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला। एंड इनफैक्ट इट वाज रदरफोर्ड जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर करा बेसिकली, है ना? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से अपन को पता चला कि न्यूक्लियस कुछ होता है। ठीक है, तो लिखो आगे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा? रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा। ठीक है, अब न्यूक्लियस डिस्कवर होने के बाद फिर हमें धीरे 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 और एक्सपेरिमेंट करते 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 बहुत सारी चीजें पता चली, बहुत सारी चीजें पता चली। जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ये पता चला, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं ये पता चला, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। ठीक है, अब आगे और भी चीजें पता है, कॉक्स वॉक्स की कुछ थ्योरी है, और वो सब चीजों में नहीं जाएंगे अपन, है ना? लिखो नेक्स्ट लाइन, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ proton and neutrons. Nucleus consists of protons and neutrons. Protons and neutrons, which are combinedly called nucleons. Which are combinedly called nucleons. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको कंबाइनली अपन क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन किसने डिस्कवर करे, कुछ याद है? केमिस्ट्री में अच्छे से याद कराया जाता है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर करे? गोल्डस्टीन, जे थॉमसन नहीं, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करे? चैडविक, है ना? लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, हाँ, और न्यूट्रॉन चैडविक ने। अच्छा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन चार्ज होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किस पे चार्ज होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे? ई के बराबर, प्लस ई के बराबर चार्ज होता है ना। और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। न्यूट्रॉन चार्जलेस है, दोनों का मास लगभग इक्वल आता है ना? कितना होता है इनका मास? ये लिखते जाना है आपको कि प्रोटॉन हैज चार्ज ऑफ 1.6 प्लस 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है, the mass of proton and neutron are nearly equal, that is 1.67 into 10⁻27 kg, 1.67 into 10⁻27 kg। किसका ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से, है ना? इनके मास का डिफरेंस, इनके मास का डिफरेंस क्या इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है? ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिला दो तो न्यूट्रॉन बनता है, ऐसा हो सकता है क्या? इनके मास का डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इनके मास का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के मास का 250 टाइम करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली 250 टाइम है। मतलब 250 इज अ गुड नंबर, तो वो याद रखा अपन ने। तो नियरली 250 टाइम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ऑफ मास होता है। ठीक है, आप कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हो। सर्च इंटरनेट फॉर द मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, टेक डिफरेंस ऑफ दिस, देन फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
डिवाइड दिस डिफरेंस बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन फाइंड, यू कैन कैलकुलेट। तो आप सही से कैलकुलेट करके देखना। मुझे ऐसा याद है अराउंड 250 होता है, तो एग्जैक्ट क्या होता है आप निकाल के बताना, ठीक है। हाँ 2.5 है, यस अंश बिल्कुल सही, मैंने गलत बोल दिया, 250 नहीं 2.5 होता है। हाँ अंश यस 2.5 टाइम होता है, इसको प्लीज प्लीज करेक्ट कर लीजिए सब। डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 2.5 टाइम होता है। थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा नंबर बोल दिया था, 250। ये क्लियर? तो मास से हमको समझ में आ रहा है कि न्यूट्रॉन बनाने के लिए प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है। ये नहीं हमको सोचना है कि न्यूट्रॉन इज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते कैसे हम, किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जिस एलिमेंट का मुझे न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करना है, उस एलिमेंट का जो भी केमिकल सिंबल होता है, जो भी सिंबल होता है पीरियोडिक टेबल वाला, वो यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हीलियम का न्यूक्लियस शो करना है, हीलियम का न्यूक्लियस के लिए मैं यहाँ पे He लेटर लिख दूंगा, ठीक है। मुझे क्लोरीन का न्यूक्लियस शो करना है तो Cl लिख दूंगा, जेनॉन का न्यूक्लियस शो करना है तो Xc लिख दूंगा। जिस न्यूक्लियस का मुझे जिस न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है, उस न्यूक्लियस के एटम का जो सिंबल होता है उसे लिया जाता है, साथ में नीचे उस एटम का एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। ऊपर जो लिखा है इसे बोलते हैं मास नंबर, ऊपर जो लिखा है इसे बोलते हैं मास नंबर। Z क्या है, यू ऑल नो, Z इज एटॉमिक नंबर, और A क्या है यहाँ पे, A इज मास नंबर। मास नंबर इज नॉट द मास, ये मास नहीं है, ये मास नंबर है। मास नंबर का मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर। तो न्यूट्रॉन का नंबर मैं यहाँ फिलहाल n लिख देता हूँ, और n साइड में लिख देता हूँ कि n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। What is mass number? Is the sum of number of proton and number of neutron. Sum of number of proton and number of neutron. ठीक है, लिखिए जल्दी से ये। तो क्लोरीन एटम जो होता है उसका एटॉमिक वेट शायद 13.5 ऐसा कुछ होता है ना, 35.5, ठीक है। तो यहाँ मास नंबर क्लोरीन न्यूक्लियस का लिखना होगा, तो 35.5 लिखेंगे क्या, 35.5 लिखेंगे क्या, नो, ठीक है, बिकॉज 35 यहाँ मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता, ये नंबर का सम है, नंबर का सम है, तो नंबर का सम हमेशा क्या होगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। चलो लिख लो फिर आगे। अच्छा आप लोग बोल रहे हो कि उसके आइसोटोप होते हैं दो, इसलिए मास नंबर ऐसा कुछ आ जाता है, एटॉमिक नंबर ऐसा कुछ आ जाता है ना। हाँ यस, तो ये आइसोटोप मतलब क्या होता है, आप लोग बोल रहे हो आइसोटोप होते हैं, तो आइसोटोप क्या होता है? मास डिफरेंट है, तो आइसोटोप में फर्क किसका होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होता है। सेम जेड होता है पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। सेम जेड होता है, जब जेड सेम होगा तभी तो एलिमेंट सेम है। एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है कि वो एलिमेंट क्या है, हम एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम होता है तो अपन बोलेंगे एलिमेंट तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग होने से मास अलग आ जाता है। तो इसी चीज को ऐसे ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आइसोटोप। तो व्हाट आर आइसोटोप्स, ये आपको पता है मतलब, तो आप ये लिख लीजिए, व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? Isotopes are nucleuses of same element but with different number of neutrons. Isotopes are nucleus with same nucleuses of same element with different number of neutron. Different number of neutron. ठीक है। आइसोटोप के अलावा आपने आइसोबार भी सुना होगा। आइसोबार, आइसोबार क्या होते हैं? हाँ आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो बस मुझे जरूरत है बताने की, तो मैं तो एक बार डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब याद रहता है ये बच्चों को, पर मैं तो एक बार सबको डिस्कस करूंगा, ठीक है।
तो आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है। लिख लो, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही, तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया, मास नंबर भी सेम हो गया, तो एलिमेंट भी सेम हो गया, न्यूक्लियस भी सेम हो गया, उसको अलग कुछ बोलेंगे क्यों? ठीक है, तो सेम मास नंबर में डिफरेंट एटॉमिक नंबर। चलो इसके बाद और क्या पढ़ा है? आइसोटोन पढ़ा होगा, आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। लिख लो, आइसोटोन्स विद सेम न्यूट्रॉन नंबर, आइसोटोन्स विद सेम न्यूट्रॉन नंबर, आइसोटोन विद सेम न्यूट्रॉन नंबर। और कुछ पढ़ा है क्या? आइसोडाइफर्स, ठीक है, बिल्कुल सही, आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स, है ना? तो आइसोडाइफर्स में क्या होता है? डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। लिख लो, आइसोडाइफर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। ठीक है, चलो ओके। एक कॉन्सेप्ट और आपके, जो अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का फिजिक्स में काम नहीं है, है ना, हमें कोई मतलब नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। फिर वो कुछ बोल रहा है आइसो, आइसोस्टर्स, ये भी हमारे फिजिक्स में कोई काम नहीं है। एक मिरर न्यूक्लियाई कभी कभार फिजिक्स में लोग पूछ सकते हैं। मिरर न्यूक्लियाई समझ लो क्या होता है। मिरर न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का इंटरचेंज हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो इनका है ना मास नंबर सेम होता है, सेम मास नंबर के एलिमेंट है, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इंटरचेंज हो गया। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, मैं मॉड्यूल से देख के बता रहा हूँ, ट्रीटियम और He3, तो इसमें एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, इसमें दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का इंटरचेंज हो गया, तो ऐसे न्यूक्लियाई को अपन बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, हाँ ये आइसोबार भी है, लेकिन आइसोबार की आइसोबार्स ही ये हो सकते हैं, आइसोबार्स में से मिरर न्यूक्लियाई मिल सकते हैं अपन को। ठीक है, लेकिन जस्ट इंटरचेंज हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन में जस्ट इंटरचेंज हो गया, तो ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई। चलो ये सब क्लियर, ओके, है ना? फिर आपको न्यूट्रॉन का मास वास सब पता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो बेसिक बेसिक चीजें तो आई थिंक मुझे कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन का मास क्या होता है आपको पता है, चार्ज वार्ज पता है, फिर कुछ और भी। चलो आपके मॉड्यूल में देखना छोटी छोटी कुछ चीजें लिखी है, तो एक बार वो देख लेना। वैसे सब फैक्ट जैसी चीजें है, ठीक है, बस ये याद रखना चाहिए। आगे लिखो, आगे लिखो, शेप ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस का शेप तो स्फेरिकल है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस का शेप तो स्फेरिकल है, जो लॉजिकल भी था। लेकिन सिर्फ स्फेरिकल शेप के न्यूक्लियस नहीं होते, अदर शेप्स के भी होते हैं। कुछ न्यूक्लियस ऐसे भी मिले जो ओवल शेप के हैं, कुछ न्यूक्लियस थोड़े ऐसे मिले जो डंबल जैसे शेप के हैं, मतलब कि थोड़ा बीच में मास नहीं है, आइट साइड मास ज्यादा है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के न्यूक्लियस भी होते हैं। ठीक है, तो उन सब पे अपन नहीं जाए, अगर अब अभी हम सिर्फ स्फेरिकल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो स्फेरिकल न्यूक्लियस की अब साइज पता कैसे करें, किस रेडियस का ऑर्डर है उनका, ये पता कैसे करें? तो डिफरेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है इनका साइज क्या होगा। जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी न्यूक्लियस के साइज पे कुछ उन्होंने कमेंट करा था कि एटम का सारा मास एक छोटे से सेंटर पे होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बताया था। तो वो कैसे पता चलेगा भाई, जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसको तुम्हें बड़े बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हो वहां पर, तो उतना डिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए न्यूक्लियस का साइज कितना होना चाहिए, इसका अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस का साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी उसकी। आ रहा है समझ में?
है ना। चलो, तो आप सब मुझे बता रहे हो यस, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, अगर मैं रेडियस के ऑर्डर की बात करूं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो रेडियस प्रोपोर्शनल आती है ए की पावर 1/3 के, मास नंबर की पावर 1/3 के। ये कैसे बोल देते हैं अपन, भाई न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होगा वो मास नंबर की प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो वॉल्यूम रेडियस के क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए रेडियस प्रोपोर्शनल तो ए की पावर 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ से अपन न्यूक्लियस की रेडियस को लिख सकते हैं कुछ r0 ए की पावर 1/3, और ये r0 जो होता है, चलो इसकी वैल्यू क्या बताई गई है, कुछ पता है क्या केमिस्ट्री में, कुछ पढ़ा है क्या ये? 12.5 फर्मी? नहीं नहीं, हाँ वेफर सही बता रहा है, ठीक है। इट इज 1.1 फर्मी मीटर टू 1.4 फर्मी मीटर, 1.3 लिख लो, ठीक है। एक्चुअली अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, और कुछ किताबों में ये भी मेंशन करा है कि r0 की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता है, इसके हमें रेंज पता है, ठीक है। डिफरेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको डिफरेंट बाउंड मिलती है, तो अलग अलग जो बाउंड मिलती है उससे हम अलग अलग रेडियस r0 को ढूंढते हैं, r0 अलग अलग मिलता है अपन को। हम किस पार्टिकल से स्कैटरिंग करा रहे हैं, जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग कराई, आप इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग करा सकते हो, आप प्रोटॉन स्कैटरिंग करा सकते हो, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग करा सकते हो, कोई लिथियम का न्यूक्लियस लेके उसकी स्कैटरिंग करा दी किसी बड़े हैवी न्यूक्लियस से, तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। लोअर बाउंड जो न्यूक्लियस की मिलती है उससे हमको समझ में तो ये आता है, लेकिन जो r0 है वो अलग अलग मिलता है, ठीक है। इसलिए शायद केमिस्ट्री में भी इसकी रेंज बताई थी। चलो, ये पॉइंट क्लियर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जाम में आए तो क्या करें, फिर क्या वैल्यू ले। तो एग्जाम में अगर आएगा तो नॉर्मली अपन को वैल्यू दी जाएगी, नहीं दी गई है तो कई बार रेशो लेने के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें r0 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेडियस का रेशो निकालना पड़ता है, तो r0 की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़ रही है r0 की तो 1.2 फर्मी मीटर ले लेना, 1.2 फर्मी मीटर ले लेना, ठीक, 1.2 फर्मी मीटर ले लेना। चलो, क्लियर, ओके। तो हमने बात करी न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर में है। अब न्यूक्लियस का आपको वॉल्यूम का अंदाजा लग रहा है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, यहाँ से तो वॉल्यूम भी निकाल लोगे आप। न्यूक्लियस का मास पता है आपको, तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, आप उसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और मास भी तो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा, तो रेशो इनका जो आएगा डेफिनेटली कांस्टेंट आना चाहिए, है ना, रेशो कांस्टेंट आना चाहिए। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, it is nearly 3 into 10 power 17 kg per meter cube, 3 into 10 power 17 kg per meter cube, 3 into 10 power 17 kg per meter cube, 3 into 10 power 17 kg per meter cube। चलो, न्यूक्लियस की डेंसिटी की भी बात कर लिए अपन ने। न्यूक्लियस का मास कैसे मेजर करेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एटॉमिक मास यूनिट, उसी में मेजर करते हैं। नॉर्मली अपन वही यूनिट यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, वो वही यूनिट यूज करते हैं। तो न्यूक्लियस का मास इज मेजर्ड इन एम। अब आगे हम देखेंगे कि हमें ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें, किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी बनेगी, वो आइंस्टाइन इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो अगर 1 AMU को आप एनर्जी में कन्वर्ट करो तो उससे कितनी एनर्जी बनती है, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज वैल्यू रिपीट कर देता हूँ, डेंसिटी इट इज 3 into 10 power 17, 3 into 10 power 17 kg per meter cube, 3 into 10 power 17 kg per meter cube। चलो, 17 चलो, अब हम बात कर रहे थे मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। So when you convert some mass into energy,
कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज गिवन बाय E = mc², आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन। आइंस्टाइन ने पहली बार प्रपोज करा था कि भाई मास और एनर्जी एक ही चीज है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि डुअल नेचर है ना यार, लाइट एक एनर्जी चीज है, लाइट एनर्जी है, लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है और मैटर वाला नेचर पार्टिकल वो वेव नेचर भी रखती है, मैटर पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर है। तो आइंस्टाइन ने प्रपोज करा दोनों एक ही चीज है, एनर्जी एंड मास इज इक्विवेलेंट, और एनर्जी और मास जो इक्विवेलेंट है तो इनमें इक्विवेलेंसी इस इक्वेशन से बता दिया आइंस्टाइन ने। और कुछ अच्छी किताबों का नाम भी जब वो है ना बात करते हैं अपने यूनिवर्स की, तो वो लाइट एंड एनर्जी, कुछ एक दो किताब मैंने देखी जिनका नाम है लाइट एंड एनर्जी, लाइट एंड मैटर, तो हमने आसपास से ही लाइट एंड मैटर, ठीक है, लाइट एंड मैटर। चलो, तो वह पूछ रहा है हेडिंग क्या लिखनी है, बस ये लिख लो, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। When you convert 1 mu of mass into energy, you get 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ किताबों में अप्रोक्सीमेटली इसको 931 भी ले लेते हैं, 930 भी लिख देते हैं, तो ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये छोटा मोटा चेंज दिख सकता है आपको। अच्छा, ये m क्या है, मेगा, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, V वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे अगर जूल में कन्वर्ट करके लिखो तो 931.5 मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 into 10⁻19 जूल, जूल में ये एनर्जी आएगी। ऐसा लग रहा है कि बहुत कम एनर्जी है, 10 की पावर बहुत कम आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये भी तो देखो वो सिर्फ 1 mu का मास है, 1 mu का मास कितना कम मास होता है, उससे इतनी ज्यादा एनर्जी बन रही है, ठीक है। चलो, ओम पूछ रहा है हाउ वी एग्जैक्टली कन्वर्ट मैटर इनटू एनर्जी, वेट करो ओम, करेंगे अपन, न्यूक्लियर फिजिक्स में यही करना है अपन को, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज वाइज का ऑर्डर पता चल गया हमको डिफरेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स थे और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इतनी कम रेडियस 10⁻15 मीटर का ऑर्डर है रेडियस का, इस रेडियस के ऑर्डर के अंदर कंबाइन करे हुए, तो हाउ कैन दे बी स्टेबल, उनमें इतना ह्यूज रिपल्शन होना चाहिए कि न्यूक्लियस तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, सही बात है ना, न्यूक्लियस तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, तो स्टेबल कैसे है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया। सो हम अपन आएंगे उस चीज पे, वेट करो, ठीक है। और इधर तो ग्रेविटेशन फोर्स भी सिग्निफिकेंट आएगा, नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है ना G, वो बहुत कम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपेयर में तो बहुत कम ही आएगा, सेम डिस्टेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को कंपेयर करो अगर, तो उनमें 10⁻40 का रेशियो कुछ आता है, ऐसा कुछ रहता है ना। तो बहुत स्मॉल रेडियस में न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया। कई बच्चे मुझे जवाब दे रहे न्यूक्लियर फोर्स पे आएंगे, इतनी जल्दी नहीं है। तो पहले तो हमने सोचा कि यार एटम जो स्टेबल है, एक काम करो उन्हें ऑब्जर्व करो, हमें पता चला हमारे आसपास रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर हो चुकी थी, रेडियो एक्टिविटी पता चल चुकी थी, तो हमें पता चला देयर आर सम एटम व्हिच आर नॉन स्टेबल, वो अपने आप ही दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बहुत से एटम्स है जो स्टेबल है। तो जितने स्टेबल एटम्स है, चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा होगा रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करी, जितने स्टेबल न्यूक्लियस थे सबको देखा, सबकी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करी। अब उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी होगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, हर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ग्राफ बना के देखा जाए, क्यों ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ग्राफ बना के देखा जाए। तो आपने हेडिंग लिखी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, उसमें फर्स्ट चीज लिखो N वर्सेस Z कर्व, N वर्सेस Z कर्व, N वर्सेस Z कर्व। हमने जितने स्टेबल न्यूक्लियाई थे सबको इकट्ठा करा, उस सम स्टेबल न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में कर्व बनाया, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में कर्व बनाया। अब हर न्यूक्लियस के लिए यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा होगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिले, जितने स्टेबल न्यूक्लियाई है सबके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स मिले हमको, वो पॉइंट्स में बनाते गया, तो मैक्सिमम पॉइंट्स तो n = z वाली लाइन के आसपास आ रहे थे, मैक्सिमम पॉइंट्स n = z वाली लाइन के आसपास आ रहे थे।
n इक्वल टू z वाली लाइन पर ही मैक्सिमम पॉइंट है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो वो तो 1,0 होगा, फिर ड्यूटेरियम की बात करें तो 1,1, हीलियम की बात करें तो 2,2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे बनाते जाओ तो मैक्सिमम पॉइंट इस लाइन पर ही मिले। जैसे He3 भी होता है तो थोड़ा आसपास भी पॉइंट मिलते हैं अपन को, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट तो इस लाइन पर ही मिले अपन को, ठीक है। मैं टू द स्केल नहीं बना रहा हूँ पॉइंट, है ना। वेरी क्लोज टू n इक्वल टू z लाइन मिले, हमने n इक्वल टू z की एक लाइन बनाई तो उसी लाइन के आसपास मिले हमको। लेकिन जैसे जैसे मैं z बढ़ाते जाता हूँ धीरे धीरे ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं, धीरे धीरे ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पॉइंट इस लाइन से ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं और हमको n और z का जो रेशियो होता है वो बढ़ते हुए दिखता है। n और z का जो रेशियो होता है वो बढ़ते हुए दिखता है ना। तो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए जब अपन पॉइंट ऑब्जर्व करते जाते हैं तो मैक्सिमम न्यूक्लियाई इस रेंज में दिख रहे हैं अपन को, सारे स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। ये जो रेंज दिख रही है इनिशियली n इक्वल टू z लाइन के अबाउट है, बाद में n की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे रेशियो इवन 1.6 टाइम तक हाई हो गया, n वर्सेस z का रेशियो 1.6 टाइम तक हाई हो गया, 1.2 से 1.6 टाइम तक इतना बड़ा बड़ा रेशियो भी मिलते हैं मुझको। चलो किस चीज का ग्राफ बनाया हमने बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में, किन के लिए बनाया, स्टेबल न्यूक्लियाई के ग्राफ बनाया। तो स्टेबल न्यूक्लियाई में जब z की वैल्यू लो थी तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कम दिखे, इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल दिखे। जैसे जैसे z बढ़ाते गए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाते गए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ज्यादा होने लग गए, रेशियो बढ़ा। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है? जय, है ना। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है बताओ, इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? तो हम बोल रहा है भारी हाई एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियसेस ज्यादा भारी होंगे। हाँ, हाई एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियसेस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन ज्यादा होता है, प्रोटॉन के कंपेयर में 2.5 गुना 1.5 गुना तक ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा हेवी हो जाते हैं, ठीक है। और क्या पता चल रहा है, और क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन स्मॉल में, बिल्कुल सही। स्मॉल न्यूक्लियाई में स्टेबल न्यूक्लियाई वो रहेंगे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन नियरली इक्वल होते हैं। चलो, और हेवी न्यूक्लियसिस में प्रोटॉन के नंबर के कंपेयर में न्यूट्रॉन का नंबर काफी ज्यादा होता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। हाई एटॉमिक नंबर पे प्रोटॉन के कंपेयर में न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा डालने पड़ते हैं, क्यों ऐसा हो रहा होगा? एनी गेस? सिद्धेश बोल रहा है हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंस्टेबिलिटी, हेवी न्यूक्लियसेस आर मोर स्टेबल, न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। हाँ, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि न्यूट्रॉन कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन ज्यादा डाल देने से क्या हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहे होंगे। और जो हमारा इलेक्ट्रोसिटी का फोर्स है, 2 प्रोटॉन हो तो वही 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और उनके चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, 3 हो 4 हो 5 हो, जब नंबर बढ़ता है ना न्यूट्रॉन का तो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ने लगता है रिपल्शन का फोर्स का, हर न्यूट्रॉन पे बाकी सब न्यूट्रॉन से रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है। जब कम न्यूट्रॉन हो तो रिपल्शन का फोर्स हर एक न्यूट्रॉन हर एक प्रोटॉन पे कम आएगा, हर एक प्रोटॉन पे अपन रिपल्शन का फोर्स देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं आएगा, जितना बड़ा हो जाएगा वो when protons number is very high because every proton is trying to repel the other proton। ये समझ में आ रहा है? when, ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होंगे तो हर प्रोटॉन किसी बाकी सारे प्रोटॉन से रिपेल हो रहा है। जब कम प्रोटॉन थे तो कम प्रोटॉन से रिपल्शन था, हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ज्यादा प्रोटॉन से रिपल्शन है, तो रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन द रिपल्शन फोर्स हमें कुछ स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा चीज करना पड़ेगी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे, ज्यादा न्यूट्रॉन भर देने से बीच बीच में ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। इज दिस क्लियर?
है ना। थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान देना, मैंने जो वर्ड चूज करे वो सोच समझ के चूज करे, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा फिल करने से इट माइट बी पॉसिबल कि स्टेबिलिटी आ रही है, इट माइट बी पॉसिबल कि न्यूट्रॉन थोड़ा फोर्सेस को कम कर पा रहे हैं इनके बीच के, या कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो एक तो ये पॉइंट समझा अपन ने। अब ये ग्राफ बनाते समय हमें और भी कुछ चीजें पता चली, और भी कुछ चीजें पता चली। जब हमने सारे स्टेबल न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व करा ना, जब सारे स्टेबल न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व करा, तो ऐसे न्यूक्लियस मुझे ज्यादा स्टेबल मिले जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों, या फिर कोई एक एटलीस्ट इवन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से कोई एक इवन हो या दोनों इवन हो, ऐसे न्यूक्लियस मुझे ज्यादा मिले। बहुत कम ऐसे न्यूक्लियस मिले जिसमें दोनों ऑड हो, बहुत कम ऐसे न्यूक्लियस मिले जिसमें दोनों ऑड हो। जितना मुझे याद आ रहा है, जो मैंने बुक में पढ़ा था, 5 ऐसे न्यूक्लियस मिले जिसमें दोनों ऑड होते। फिर से रिपीट करता हूँ ये पॉइंट में, ठीक है। व्हेन वी ऑब्जर्व प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन नंबर्स ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, वी ऑब्जर्व दैट मोर न्यूक्लियाई आर सच दैट जिनमें एक ना एक कोई इनमें से इवन है, आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन है या दोनों इवन है। जेड और एन इवन वाले ज्यादा दिखे मुझे न्यूक्लियस, बहुत कम ऐसे न्यूक्लियस मिले जिसमें दोनों ही ऑड है, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ी सी अजीब बात आ रही है। तो हम बोल रहा है अजीब है, बुराउद्दीन बोल रहा है अजीब है, ठीक है। दोनों ऑड वाले हमें न्यूक्लियस केवल 5 मिले जिसमें दोनों ऑड है। आप ढूंढना, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ 5 है तो आप ट्राई करके बताना, ढूंढ के बताना कि कौन कौन से न्यूक्लियस ऐसे है जिसमें दोनों ऑड है, ठीक है। आप ढूंढ सकते हो, एम आई राइट, है ना। थोड़ा सर्च करना, चलो, तो प्लीज सर्च करिएगा ये, और ट्राई टू प्रूव में अदरवाइज कि 5 से ज्यादा है तो बताओ, कम है तो बताओ, है ना। ढूंढ के लाना, 5 है तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, ज्यादा न्यूक्लियस तो है नहीं। तो ऐसे न्यूक्लियस ढूंढने की कोशिश करना जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ऑड है, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा होगा बताओ, ये थोड़ी सी अजीब बात लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा होगा, सोचो। कुछ ऑब्जर्वेशन मिला हमको, अब बताओ ये ऑब्जर्वेशन को हम कैसे समझाएं। शायद पेड़ बन रहे होंगे, यस सोहम, है ना, बिल्कुल सही। तो केमिस्ट्री पढ़ाई है आपने यार, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एम आई राइट, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन की आपस में पेयरिंग हो रही होगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की आपस में पेयरिंग हो रही होगी, और पेयरिंग होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जहां पर ऑड नंबर से पेयरिंग नहीं हो पा रही होगी, इसलिए ऐसे न्यूक्लियस कम मिले हमको स्टेबल, है ना। तो ये पेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपन समझ सकते हैं। तो कुछ कुछ यहाँ पर है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में फिल करते समय अपन पेयरिंग कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि पेयरिंग होती है तो स्टेबिलिटी होती है, तो कुछ वैसे ही चीज न्यूक्लियस के अंदर भी है, ऐसा हमें हिंट मिल रही है। न्यूक्लियस के अंदर भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और वहां पर ऑर्बिटल्स होते हैं, 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स में पेयरिंग हो सकती है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो वैसे कुछ कुछ होता है न्यूक्लियस में, ऐसा हमें हिंट मिल रही है, ठीक। ये पॉइंट समझ में आया अच्छे से, चलो इसको नोट कर लो अच्छे से, है ना, अच्छे से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विथ बोथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड आर रेयर and they are stable also. Stable nuclei with both proton and neutron number are odd are rare, ठीक है। और आपको ये ढूंढना है रेयर है कि नहीं, ढूंढना है ना, मेरी चीज को मान नहीं लेना आपको कुछ, कभी भी आप अपने हिसाब से सर्च भी करोगे, ढूंढोगे, किताबों में मिल रहा है कि ऐसा कुछ, नेट पे सर्च करोगे कितने न्यूक्लियस ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ऑड है, ढूंढोगे आप। तो ये पॉइंट क्लियर अच्छे से लिख लिया, एक बार और बोल दीजिए, मेरी तरफ से वॉइस अटक रही है। मैंने बोला कि ऐसे न्यूक्लियस बहुत कम मिले हमको जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ऑड है। तो आपको सर्च करना है कितने ऐसे न्यूक्लियस है जिसमें दोनों ऑड होते हैं और स्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है।
एंड ऐसा क्यों है कि पेयरिंग, ऐसा क्यों है कि इवन वाले ही ज्यादा स्टेबल मिल रहे हैं मुझको, स्टेबल न्यूक्लियाई में एन और जेड इवन ही ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द पेयरिंग। अगर पेयरिंग हो रही होगी, न्यूट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही होगी या प्रोटॉन्स की पेयरिंग हो रही होगी, तो पेयरिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। जस्ट लाइक कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे कॉपर का आपको एग्जांपल याद है, कॉपर में डी ऑर्बिटल में पेयरिंग कराने के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन उठ के डी में आ जाता है 3d में, पेयरिंग कराने के लिए, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है ना? श्योर। तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, ठीक? तो पहले तो अपन ने ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी समझ रहे थे अपन, तो हमने समझने के लिए एन और जेड का कर्व बना के देखा सारे स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, और हमें कुछ चीजें पता चली, है ना? अच्छा, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे, हमने जब ऑब्जर्व करा तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई कर्व के बाहर लाई कर रहे हैं। जितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे, ऑफकोर्स स्टेबल वाले यहाँ लाई करेंगे, हमने स्टेबल के लिए तो ग्राफ बनाया है, तो अनस्टेबल इससे बाहर लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो जितने अनस्टेबल थे वो इधर या इधर लाई करते हैं। कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई में अपने आप ही ऐसी रिएक्शन हो रही थी जिनका n/z का रेशो वो कम करने की कोशिश कर रहे थे और इस स्टेबिलिटी के रीजन में आने की कोशिश करते हैं। कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इस तरफ जो लाया करते थे वो n/z रेशो बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो इधर लाया करने वाले अनस्टेबल न्यूक्लियाई n/z रेशो कम करने की कोशिश करते हैं, इधर लाया करने वाले अनस्टेबल न्यूक्लियाई n/z रेशो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे बढ़ सकता है n/z का रेशो? n/z रेशो कैसे बढ़ सकता है? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाए, है ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बढ़ाकर कर सकते हैं अपन। कैसे बढ़ सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अपन पढ़ेंगे आगे। फिर n/z रेशो कम कैसे हो सकता है? जब न्यूट्रॉन का नंबर कम हो जाए। कैसे कम हो सकता है वो भी पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है? चलो, यहाँ तक की चीजें क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो एक पॉइंट n/z अपन ने कर्व बढ़ गया। सेकंड पॉइंट लिखिए अब, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का सेकंड पॉइंट लिखिए मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का सेकंड पॉइंट लिखिए मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, अगर कोई न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो जितने प्रोटॉन का मास है उसके अंदर, जितने न्यूट्रॉन का मास है, इतना ही तो उसका टोटल मास होना चाहिए। टोटल मास ऑफ अ न्यूक्लियाई should be equal to number of neutron into mass of neutron plus number of proton into mass of proton, ऐसा होना चाहिए ना? ठीक है, हाँ तो हम बिल्कुल सही। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर न्यूक्लियस बना है, तो न्यूक्लियस का मास ऐसा होना चाहिए, मास ऑफ एनी न्यूक्लियाई इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू प्रोटॉन का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू न्यूट्रॉन का मास। ये हमने भी एक्सपेक्ट करा कि ऐसा होना चाहिए, पर जब हमने एक्चुअली ऑब्जर्व करा तो पता चला न्यूक्लियस का मास इससे कम आ रहा है। ये हमें लगा कैलकुलेट करके कि इतना मास होना चाहिए, तो दिस मे बी द कैलकुलेटेड मास। हमें लगा न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, बट व्हेन वी ऑब्जर्व मास ऑफ न्यूक्लियाई, एक्चुअली जो ऑब्जर्व हुआ वो इससे कम था। मास ऑफ न्यूक्लियाई कैलकुलेट, हमको लग रहा था मास इतना होना चाहिए, बट एक्चुअली मास कम है, थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है डिफरेंस। ये बात समझ में आई? बराउद्दीन, अब इस पे ध्यान दीजिए यार, जो अपन पॉइंट पढ़ रहे, ठीक है? तो जो मास में यहाँ पे कमी है, इसको बोल देते हैं अपन मास डिफेक्ट। जितना मास में यहाँ डिक्रीमेंट हुआ है उसको बोल देते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेटेड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑब्जर्व। मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेटेड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑब्जर्व। न्यूक्लियस का मास जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस न्यूक्लियस का मास जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? अब ये कैसे निकाले मास डिफेक्ट? कई बार हमको क्वेश्चन में ना एटॉमिक मासेस दे देते हैं, तो एटॉमिक मास से भी अपन कर सकते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस के बदले एटम का मास लिखता, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम कैलकुलेटेड, तो वो लिखता मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू न्यूट्रॉन का मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू प्रोटॉन का मास प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का मास। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं।
तो अगर मुझे न्यूक्लियाई के बदले एटम का ऑब्जर्व्ड मास दिया है तो उससे भी मैं मास डिफेक्ट निकाल सकता हूँ। इसको मैं कैलकुलेटेड को मैं अभी न्यूक्लियाई का लिख देता हूँ, यहाँ पर भी न्यूक्लियाई का मास आना चाहिए। अगर मैं एटम का मास यूज कर लूं तो एटम का मास से भी अपन निकाल सकते हैं सेम चीज, मास ऑफ एटम कैलकुलेटेड माइनस मास ऑफ एटम ऑब्जर्व। एक्चुअली एटम के मास हमें ज्यादा आसानी से पता चल सकते हैं, इसलिए ये इक्वेशन हो सकता है जब हमको ज्यादा यूज करना पड़े। ठीक है, तो किसी एटम का कैलकुलेटेड मास कैसे निकालेंगे? जितने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, सबके मास का सम करके कैलकुलेटेड मास हो जाएगा एटम, और एक्चुअल जो एटम का मास ऑब्जर्व हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो इससे मास डिफेक्ट मिल जाएगा। इस मास डिफेक्ट को अपन डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, मास कम होके कहा जा रहा है? सिंपल सी बात है, होना ही चाहिए क्वेश्चन अराइज, है ना? तो कहा जा रहा है मास कम होके, यहाँ पर मास कम होके कहा जा रहा है, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन यहाँ पर हमारे रिजॉल्व के लिए आती है। आइंस्टाइन इक्वेशन से हम यहाँ पर बच जाते हैं। ठीक है, जो मास यहाँ पे कम हुआ है, जो मास यहाँ पे कम हुआ है, एक्चुअली न्यूक्लियस बनते समय ये मास रिलीज हो चुका है एनर्जी में। जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनता है, मान लो ये मैंने प्रोटॉन्स बनाए, ये मैंने ब्लू कलर में न्यूट्रॉन्स बनाए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पहले दूर दूर से, इनको मिलाकर आपने छोटे से रीजन के अंदर बाइंड कर दिया, एक छोटे से रीजन में बाइंड कर दिया। एक छोटे से रीजन में बाइंड करके आपने न्यूक्लियस बना दिया। तो न्यूक्लियॉन जब न्यूक्लियस बनता है तो थोड़ी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाती है, यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, माइनस एनर्जी, माइनस इसलिए क्योंकि वो रिलीज हो रही है। Whatever is the energy released during the process of formation of nucleus, it is called binding energy. This energy is called binding energy. Binding energy, the energy released during formation of nucleus. और ये कहां से रिलीज होगी? न्यूक्लियस के अंदर इन पार्टिकल्स के पास ऐसा क्या है जिससे वो एनर्जी रिलीज कर सकते हैं? So that energy is coming at a cost of mass. मास के कॉस्ट आ रही है। जो भी मास में डिक्रीमेंट हुआ है एक्चुअली वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हुआ है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली कहां से आई है? बाइंडिंग एनर्जी को शॉर्ट में लिख रहा हूं बीई। सो बीई कहां से आई है? एक्चुअली ये जो भी मास का डिफेक्ट हुआ था इनटू सी स्क्वायर, ये मास में कम होकर एनर्जी जनरेट हुई है, मास में डिक्रीमेंट होकर एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है, अब ये मास डिफेक्ट आप अगर एएमयू में निकाल लो, अगर मास डिफेक्ट अगर एएमयू में पता है आपको तो आप उसे 931.5 से मल्टीप्लाई करके इजीली एनर्जी निकाल सकते हो। डेल्टा एम इन एएमयू अगर ये पता है तो इनटू 931.5 करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। चलो आगे के बाद समझ में है। तो बुराउद्दीन पूछ रहा है न्यूक्लियस आर्टिफिशियली भी बन सकते हैं? हाँ, न्यूक्लियस आर्टिफिशियली भी बन सकते हैं। हम लेबोरेटरी में लेबोरेटरी में न्यूक्लियर कोलिजन कराकर हमने आर्टिफिशियल न्यूक्लियस जो बनाए हैं, आपने तो पढ़ा ही होगा। पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे आखिरी के एलिमेंट सब रेडियो एक्टिव है और सब आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, नेचुरली ऑकरिंग नहीं थे वो। ठीक है, चलो मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन आया सोहम का, मास किसका कम होता है यहाँ पर, प्रोटॉन का कि न्यूट्रॉन का? तो एक्चुअली सबका ही मास कम हो रहा है। ये जो मास में डिक्रीमेंट हुआ है ये सिर्फ प्रोटॉन का या सिर्फ न्यूट्रॉन का नहीं हुआ, हमें एक्चुअली इंडिविजुअल पार्टिकल का अंदर मास पता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर तो मैं दे भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना अपन लॉजिक से सोच सकते हैं कि भाई सबका कम हुआ। ठीक है, एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन का मास तो मैं निकाल ही नहीं सकता। जब वो बाहर आएगा तभी उसका मास पता कर सकते हैं अपन, और जब वो बाहर आता है तो उसका मास वही रहता है जो अपन ने लिखा है। ठीक है, अंदर मास कम है तो अंदर किसका कम है ये नहीं बता सकते, प्रोटॉन का कम है कि न्यूट्रॉन का कम है कि सबका इक्वल इक्वल कम है कि किसी का ज्यादा कम हुआ किसी का कम कम हुआ, ये नहीं बता सकते अपन। समझ में बात? एज अ होल न्यूक्लियस का मास कम होता है। ठीक है, तो किससे कितना गया हमें नहीं पता, हम यही सोच सकते कि सबसे इक्वल इक्वल कम हुआ है।
ठीक, चलो। सो व्हाट इज मास डिफेक्ट, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ये समझ में आ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ही एनर्जी देना पड़ेगी अगर आपको न्यूक्लियस को अगर आपको वापस तोड़ना है तो। ये ऐसा नहीं लग रहा केमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है आपने? हाँ, केमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसा नहीं लग रहा? ठीक है भाई, केमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ ऐसी चीज होती थी, उसी जैसी चीज हो गई है। बस वहां पर क्या होता था, एक मोल बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हो। यहाँ अपन बाइंडिंग एनर्जी, सिंगल न्यूक्लियस बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आप एक मोल एटम्स, एक मोल मॉलिक्यूल्स बना रहे हो किसी कंपाउंड, किसी चीज के, जैसे वाटर का एक मोल आपने मॉलिक्यूल्स बनाए तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी जो लगेगी उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस की एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ये क्लियर है ना? चलो, कॉन्सेप्ट सिमिलर लाइंस पे आगे बढ़ते। तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर। अब कुछ छोटे छोटे से चीजें, जैसे ये मास डिफेक्ट है, इसको अगर अपन न्यूक्लियस के मास नंबर से डिवाइड कर दे, न्यूक्लियस का मास नंबर मैंने ए बताया था ना, उससे डिवाइड कर दे तो उसे लिखा होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए है यहाँ पर, तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, फिर एक और हमारा टर्म बुक काम का है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको टोटल मास नंबर से डिवाइड करो। ये बता रहा है कि हर एक न्यूक्लियन से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, हर एक न्यूक्लियन से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर? दो चीजें मैंने नहीं डिफाइन करी। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस जब बना तो एनर्जी रिलीज हुई, न्यूक्लियस जब बना तो एनर्जी रिलीज हुई, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा क्या? बताओ, अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा क्या? है ना, लग तो ये रहा है हमको भाई, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन ये एनर्जी ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर प्रोवाइड करी है तो हर एक ने थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड करी हो, ये भी तो हो सकता है। जैसे मान लो 100 न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, 100 न्यूक्लियाई में हर न्यूक्लियाई जो एनर्जी दे रहा है, मान लो सपोज 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हर एक न्यूक्लियाई जो दे रहा है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन जब 150 न्यूक्लियाई मिले तो 150 न्यूक्लियाई ने हर एक ने 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, लेकिन 150 में एनर्जी ज्यादा आ सकती फिर। सही बात है क्या? हाँ, यस, तो हम बिल्कुल सही। तो है ना, सही स्टेबिलिटी का जो मेजर होगा वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, हर न्यूक्लियन के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी निकली, ये होना चाहिए सही मेजर स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जज करने के लिए एक बहुत अच्छा हमें चीज मिल गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जब इसे हम मास नंबर के साथ प्लॉट करते हैं तो हमें स्टेबिलिटी का सही से अंदाजा पता चलता है। इज दिस क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ वेरी गुड मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जब हमने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिला। समझ में आ रहा है ग्राफ? ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन was coming for mass number 56 and the binding energy per nucleon maximum is 8.8 mega electron volt per nucleon, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसके लिए आती है एलिमेंट कौन सा है? आयरन, 2656। ठीक है, स्पेशल 26, अब तक 56, दोनों नाम से मूवी बनी है, तो ये नंबर बहुत इजी है याद रखना, 26 और 56। ठीक है, हाँ, तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन इतनी एनर्जी रिलीज होती है आयरन में। और आयरन से पहले वाले जो है, आयरन से पहले वाले जो है वो देखो उन सब में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है।
आयरन के आगे वालों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनमें भी कम है, ठीक है। तो आयरन के आगे सब अनस्टेबल है, आयरन के पहले वाले भी अनस्टेबल है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अनस्टेबल नहीं है, पर उतने स्टेबल नहीं जितना आयरन है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आयरन की, ठीक है। अच्छा, तुमने रेड डॉर्फ रेड जायंट या ऐसा कुछ सुना है? स्टार्स की अलग अलग स्टेजेस होती है, ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? स्टार्स की स्टेजेस होती है अलग अलग, है ना? तो स्टार जब डाई होने लगता है तो उसमें ज्यादा क्या हो जाता है? जब स्टार डाई होने लगता है तो उसमें ज्यादा क्या हो जाता है? आयरन। तो क्यों होता है ऐसा, बताओ क्यों होता है? सोहम बोल रहा है एट लास्ट ऑल कन्वर्टेड इनटू आयरन। चलो, तो समझ में आया? ठीक है। सिंस इट कांट रिलीज मोर एनर्जी बाय फ्यूजन, बिल्कुल सही, बिकॉज फ्यूजन अबव आयरन इज नॉट एनर्जी इफिशिएंट, बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है, इनिशियली फ्यूजन होने में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है। जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर थोड़ा बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर बहुत कम है मिलकर थोड़ा बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो रही है। हर न्यूक्लियन से आप ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। आयरन तक बढ़ते समय ऐसा हो जाता है, आयरन तक बनते समय ऐसा हो जाता है। जब न्यूक्लियाई मिलते जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाते जा रहे हैं, तो आयरन न्यूक्लियस बनाते बनाते तक ये होता है कि हाँ एनर्जी बढ़ रही है, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो पाती है। आयरन के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब और न्यूक्लियस में मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाया तो एनर्जी उल्टा कम हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। और बड़े बड़े न्यूक्लियस में फिर क्या ज्यादा प्रोबेबल होता है? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिजन लाइट न्यूक्लियाई में क्यों होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन लाइट न्यूक्लियाई में क्यों होता है, और न्यूक्लियर फिशन हेवी न्यूक्लियाई में क्यों होता है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। बहुत हेवी न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फिशन क्यों होता है और उससे हमें एनर्जी क्यों मिल जाती है, ये हमको यहां से समझ में आ रहा है। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफ हमें काफी चीजें समझा रहा है और काफी सारी हमको चीजें इससे क्लियर हो रही है कि स्टार्स में आयरन का आके क्यों रुक जाता है चीजें, है ना? ये सब चीजें समझ में आ रही है। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है। इसलिए अर्थ का क्रस्ट भी मेनली आयरन है। हाँ यार, सही बात है, आयरन ही ज्यादा क्यों मिलता है अपन को, बिकॉज वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है, क्रस्ट नहीं कोर, हाँ बिल्कुल सही, सॉरी। सर ये इरेगुलर पीक्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। शुरू में मैंने थोड़ी सी इरेगुलर पीक दिखाई थी यहाँ पर। ठीक है, ये भी बात करेंगे अपन, शांति थोड़ा सा। ये एक यहाँ पर है ना, हीलियम पे पीक आती है, पहली पीक हीलियम पे आती है, हीलियम पे। ठीक है। उसके बाद लिथियम में, हीलियम के आगे जो भी एलिमेंट है, बेरिलियम, उस पर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, उस पर थोड़ा सा कम हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है। चलो, एक और वेदांत का डाउट है यार, सर 56 का कोई आइसोटोप हो किसी एटम का तो वो पीक पे नहीं आएगा क्या? हाँ, इस पे ना थोड़ा सा वेदांत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। केमिस्ट्री में शायद हो सकता है यहाँ पे निकल का कुछ बताया आपको कि वहां पे निकल होता है, तो इसमें थोड़ी सी कई किताबों में कुछ एम्बिग्यूटी वगैरह है। हमारे एनसीईआरटी लेवल पर हमको आयरन याद रखना है, चलेगा। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीजें मिल सकती है, निकल बता सकते हैं वो आपको, या निकल ग्रुप बता सकते हैं आपको। तो अगर मैं एक एटम के ग्रुप की बात करूं तो निकल में ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाती है, और किसी आइसोटोप की बात करें तो आयरन का आइसोटोप सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। चलो, क्लियर? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में हो सकता है कुछ डिफरेंट चीज मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सब एक ही चीज बोल रहे हैं, सब कुछ छोटे छोटे से माइन्यूट बोलने में डिफरेंस होता है, इसलिए आपको निकल दे सकते हैं वहां पे। चलो, तो आज अपन यहाँ रुकते हैं। अपन ने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बातें करी आज। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में अभी तक न्यूक्लियर फोर्स पे नहीं आया था, अभी बाकी सारी चीजें चल रही है अपनी। तो अभी अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सीखिए क्या होता है। इस पे क्वेश्चंस नहीं करे हमने, हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने पे, है ना? ये कैलकुलेशंस करवाते हैं वो आपसे, ऑब्जर्व्ड मास दे देंगे न्यूक्लियस का, कैलकुलेटेड मास आपको निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस लेके आप बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे, मास डिफेक्ट निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। फिर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो भी हमें पता है वो बातें करेंगे अपन। ठीक है, ये अपना पहला वाला पोर्शन जो है वो चल रहा है।
फिर इसके बाद अपन न्यूक्लियर रिएक्शन की थोड़ी बातें करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियस जब कोलाइड करते हैं, जब उन पे अपन को दूसरा पार्टिकल कोलाइड कराते हैं तो क्या होता है, क्यू वैल्यू क्या होती है, कुछ वो चीजें समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे लगता है कि पहला पोर्शन अपना पूरा हो जाए, उसके बाद बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। ठीक, तो थोड़ा पढ़कर आइएगा। क्लियर? थ्योरी बहुत है देखो यहाँ पर भी, है ना, तो थ्योरी चल रही है अपनी, तो जितना थ्योरी पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा याद होगी आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।